हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा स्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज लक्ष्य 15 दिन फार्मा चयन श्रृंखला, जो कि फोकस करती है हमारे आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम पर। तो डियर स्टूडेंट, अगर सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट पूछा जाए तो होता है कंसिस्टेंसी। तो आई होप कि आज से आने वाले 15 दिन तक आप भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, हम भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड बाय द एचआईवी टू फॉर्म द डीएनए इन हॉस्ट सेल। तो ये एचआईवी बोले तो हमें जल्दी से दिमाग में आना चाहिए, एचआईवी क्या है, हमारा रेट्रोवायरस है। उसका मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं बल्कि आरएनए है। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, लेकिन अब हमारा जो एचआईवी है वो आरएनए कंटेनिंग है। तो अभी हमें डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होगी? ऑप्शन ए है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन सी है आइसोमरेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है इसका आंसर? एंडोन्यूक्लियस तो नहीं हो सकता, बिकॉज एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट को कट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा आइसोमरेज है, आइसोमरेज आइसोमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर प्रोसेस हमारी क्या हो रही है, आरएनए से डीएनए, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ बिल्कुल, तो इसका सही आंसर होगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, मम्स इज एन एक्यूट डिसीज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक, कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है मम्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है एचआईवी, सेकंड है हमारा पैरामाइक्सोवायरस, थर्ड है हमारा पोलियो वायरस और ऑप्शन डी है हमारा हेपेटाइटिस वायरस। ओके, तो एचआईवी से तो एड्स होता है, तो एक क्रॉस हो गया। पैरामाइक्सोवायरस देखते हैं, पोलियो वायरस से क्या होता है, हमारा पोलियोमाइलिटिस होता है। हेपेटाइटिस वायरस से हेपेटाइटिस होता है हमारा, तो ये भी गया, तो बचा हमारा ऑप्शन बी पैरामाइक्सोवायरस। हाँ, तो जो मम्स है हमारा पैरामाइक्सोवायरस की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Question number 3. The agent that controls the growth of microorganism on inanimate object are referred as. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पूछा है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेरिलेंट्स, सेकेंड है एंटीसेप्टिक, सी है हमारा एंटीबायोटिक्स और डी है हमारा डिसइंफेक्टेंट। ठीक, तो ए और बी तो वैसे भी नहीं, ए और तो ऐसे भी नहीं आएंगे हमारे। उसके बाद है हमारे बी और डी, तो बी है हमारा एंटीसेप्टिक और डी है हमारा डिसइंफेक्टेंट। तो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन एक यहाँ पर मेजर डिफरेंस होता है, जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पर क्या पूछा है, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब ही होता है नॉन लिविंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग सरफेसेस के लिए यूज किए जाते हैं और जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो लिविंग टिश्यू के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. Preservatives are not to be included in the formulation of injectables administered by ... route. Option A intramuscular, B subcutaneous, C intraocular, D intradermal. इंट्रामस्कुलर में इंट्रामस्कुलर रूट से जो फॉर्मुलेशन दिए जाते हैं इंजेक्टेबल जो होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं क्या? हाँ, किए जाते हैं। सबक्यूटेनियस किए जाते हैं, इंट्राओक्यूलर नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इंट्राडर्मल में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने, प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी वहां पर ऐड नहीं किया जाता। Question number 5. In the LAL test, dot cells are used for the detection of pyrogen. Pyrogen मतलब क्या होते हैं, फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए कौन से सेल्स यूज किए जाते हैं लाल टेस्ट में? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड और अमीबोसाइट्स। अगर आपको लाल का लॉन्ग फॉर्म पता हो तो इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लाल टेस्ट होती क्या है हमारी, इट इज अ लिम्युलस अमीबोसाइट लाइसिस टेस्ट। तो अमीबोसाइट्स जो सेल्स है वो यूज किए जाते हैं यहाँ पर, जो कि हम हॉर्स शो क्रैब ब्लड से डिराइव करते हैं, जो इंट्रोटॉक्सिन को डिटेक्ट करते हैं, जो कि पायरोजन होते हैं,
बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Nandu remembers that Sachin's birthday is certainly after the 18th August but not after the 22nd August. Meeta certainly remembers that Sachin's birthday is before 20th and after 17th of August. If both of them correct, then when is Sachin's birthday? कि तो नंदू 22nd से पहले है, ये क्या हमारा नंदू कहता है। उसके बाद जो मीता है वो कहती है कि जो सचिन का बर्थडे है वो 20 से भी पहले है। अगर दोनों का अनुमान सही हो तो कौन सा एग्जैक्टली सचिन का बर्थडे कब होगा हमारा, तो यहाँ पर हो गया 17, 18, 20, 22 दोनों अगर करेक्ट हो, 17 और 18 के बाद और 20 और 22 से पहले आने वाली डेट होती है हमारी 19। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए। तो हमारा जो सचिन का बर्थडे है वो 19 अगस्त को होगा। Then question number 7, which one of the following is not a sexually transmitted disease? ऐसा कौन सा डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है? गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड, हिपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो हिपेटाइटिस होता है हमारा वो हिपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, और जो अदर हमारे ऑप्शन है वो इट दे कम्स अंडर द एसटीडीज। Question number 8, in an autoclave, sterilization by moist heat is carried out at. ऑटोक्लेव की कंडीशन पूछे स्टेरिलाइजेशन की। ऑप्शन ए 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हॉट एयर ओवन के लिए होता है। 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ये भी नहीं हो सकता, इट इज ऑल्सो फॉर हॉट एयर ओवन। बचे हमारे ऑप्शन सी होगी 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi प्रेशर फॉर 15 मिनट्स, 100 डिग्री सेल्सियस 10 psi प्रेशर फॉर 10 मिनट्स। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑटोक्लेविंग के लिए 121 डिग्री सेल्सियस को 15 psi प्रेशर और 15 मिनट्स होता है। अगर माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल आपने किया होगा तो वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट है हमारा द लिमिट टेस्ट फॉर एसिड इनसोल्यूबल एश गिव्स डॉट डॉट इम्प्यूरिटीज। जो लिमिट टेस्ट होती है एसिड इनसोल्यूबल एश के लिए कौन से इम्प्यूरिटीज को इंडिकेट करती है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सिलिशियस और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सिलिशियस इम्प्यूरिटीज, बिकॉज जो लिमिट टेस्ट होती है एसिड इनसोल्यूबल एश के लिए वो सैंड, सिलिका और अर्थी मैटर को डिटेक्ट करती है। Next question, which of the following equation is useful in calculating the shelf life of the pharmaceuticals in accelerated stability testing? तो फार्मास्यूटिकल्स की शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, मतलब एक्सीलरेटेड कंडीशन में टेस्टिंग की जाती है, प्रोडक्ट कितना स्टेबल है चेक किया जाता है। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूजफुल है? ऑप्शन ए नॉइज विटने इक्वेशन। नॉइज विटने इक्वेशन तो हमारा डिसोल्यूशन के लिए है, ये नहीं हो सकता। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हमारा फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए होता है। देन अरेनियस इक्वेशन एंड स्टोक्स इक्वेशन। तो स्टोक्स इक्वेशन हमें पता है वो कहाँ पर होता है, हमारा सेडिमेंटेशन वहां पर आता है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी अरेनियस इक्वेशन, यही है जो यूज किया जाता है हमारे शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने में फार्मास्यूटिकल्स की। ये क्या करता है, टेम्परेचर और डिग्रेडेशन का रिलेशन हमें इंडिकेट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिग्रेडेशन रेट भी इंक्रीज होता है। Then a drug sample taken by the drug inspector for analysis is sent to. अभी ड्रग इंस्पेक्टर ने जो सैंपल है वो एनालिसिस के लिया है तो ऑब्वियसली वो एनालिस्ट के पास भेजेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रग कंट्रोलर, चीफ इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, पब्लिक टेस्टिंग लैबोरेटरी। तो सही आंसर होगा हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट। एनालिसिस के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ड्रग कंट्रोल ऑफ द इंडिया। तो स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इनका तो ये काम है ही नहीं। बचे हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कौन मेंटेन करेगा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर।
तो डियर स्टूडेंट, हमने कुछ फ्री टेस्ट के एप्लीकेशन में टू ज्वाइन द फ्री टेस्ट सीरीज डाउनलोड द फार्मास्टर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर. Then you will see the interface like this. You have to click on the free test folder to solve the test. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग डॉट डॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द डीपीसीओ. जो हमारे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट है, तो उसके फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा ड्रग इंक्लूडेड नहीं है? इसका मतलब जो एक्सक्लूडेड है, रिफाम्पिसिन, पैरासिटामोल, एस्पिरिन एंड विटामिन सी. रिफाम्पिसिन है, एस्पिरिन है, विटामिन सी भी है, पैरासिटामोल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. A local anesthetic agent suitable only for injection is. ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो सिर्फ इंजेक्शन के लिए सुटेबल है तो कौन सा है? टेट्राकेन, बेंजोकेन, डिबुकेन और प्रोकेन. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रोकेन इज द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सुटेबल ओनली फॉर द इंजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद द एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन द फर्स्ट वायरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेबल इन सीरम. तो जब हम टेस्ट करते हैं तो सीरम में सबसे पहले क्या डिटेक्ट होता है? ऑप्शन ए एसबीएसए, एचबीसीए, एचबीईए और एंटी एचबीएस. एंटी एचबीएस तो होगा ही नहीं बच्चे हमारे. तीन ऑप्शंस, तो इसमें से कौन सा वायरोलॉजिकल मार्कर है जो डिटेक्ट होता है सीरम में? पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एचबीवी. सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, एचबीएसए, जो कि सरफेस एंटीजन है जो सबसे पहले डिटेक्ट होता है सीरम में. जब हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले सीरम में डिटेक्ट होता है बिफोर द सिम्टम्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिफर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन. पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग हम प्रिपेयर करते हैं? रेलोक्सिफेन, टाइमोक्सिफेन, ऑर्मिलोक्सिफेन, टोरिमिफेन. क्या हो सकता है इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेलोक्सिफेन. रेलोक्सिफेन जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एसईआरएम, क्या करता है? बोन डिसऑर्प्शन को प्रिवेंट करता है, इसलिए वो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है. 17, द कॉमन कैरियर यूज्ड इन द वैक्सीन फॉर्मुलेशन इज एलम, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल. क्या यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम साल्ट यूज किया जाता है. तो सही आंसर होगा हमारा एलम. एल्यूमिनियम साल्ट को एलम बोलते हैं, जो एक्ट एज एडजुवेंट व्हिच एनहांसेस द इम्यून रिस्पांस. 18, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी एन ओटीसी ड्रग. ओटीसी ड्रग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओटीसी ड्रग क्या होते हैं. ऐसे ड्रग जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, ओवर द काउंटर दे सकते हैं. ऑप्शन ए एंटासिड, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी मल्टीविटामिन सिरप, ऑप्शन डी कैल्शियम टैबलेट्स. कैनॉट भी पूछा है, जो नहीं, मतलब तीन है हमारे ओटीसी ड्रग और एक ऐसा है जो ओटीसी ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है. एंटासिड अगर आप मांगने जाओगे फार्मासिस्ट के पास, वो बोलेंगे कि आपको कि जाओ नहीं प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, नहीं वैसे ही दे देंगे. कि मल्टीविटामिन सिरप भी दे देते हैं. कैल्शियम टैबलेट्स के लिए भी कोई वैसी कंडीशन नहीं है. लेकिन जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए जाते, कि लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, रिस्क होती है वहां पर. तो एंटीबायोटिक्स डू नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओटीसी ड्रग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर. मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है हमें यहाँ पर. 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 एंड क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 10, 11, 12 और 13. इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली तो हम देख सकते हैं जो सर्कल का हाफ पार्ट है 2 से 5 तक, यहाँ पर क्या हुआ है? +1 की एडिशन की गई है. 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. फिर 5 + 0 करके यहाँ पर 5 है. अगेन हाफ सर्कल में क्या किया गया है? +2 की एडिशन की गई है. 5 + 2, 7 + 2, 9 + 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 11. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट.
दिस इज द एक्सप्लेनेशन। डिफरेंस का पैटर्न है वहां पर +1 का डिफरेंस है फर्स्ट और उसके बाद +2 का है। देन वैक्सीन परमेबल डिसीज इंक्लूड द ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है। ऐसा कौन सा डिसीज है जिसके लिए वैक्सीन नहीं है, अप्रूव नहीं है वैक्सीन? मिसेल्स, टाइफाइड, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड एड्स। तो जो हमारा ऑप्शन है मिसेल्स उसके लिए वैक्सीन है, टाइफाइड के लिए है, इंसेफेलाइटिस के लिए भी है, लेकिन एड्स के लिए कोई भी अप्रूव्ड प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है। और वह यहाँ पर वही पूछा है सभी वैक्सीन परमेबल डिसीज है एक्सेप्ट वन दैट इज एड्स, not approved preventive vaccine. Then 21, which of the following is sole bearer of the genetic information normally? कि ये तो 8 से पढ़ते आ रहे होंगे आप। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला, कैरी करने वाला नॉर्मली कौन होता है? हमारा डीएनए। 22, which of the following is not a macrolide antibiotic? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में कौन नहीं आता है? एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन है क्या? हाँ है। रोक्सिथ्रोमाइसिन आता है क्या? आता है मैक्रोलाइड की कैटेगरी में। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी आता है, लेकिन जो टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन हमारा टेट्रासाइक्लिन क्लास के अंदर आता है। सो इट इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then next है which of the following will have estrogenic activity? estrogenic activity कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन क्या है? हमारा स्टेरॉइड है। कि स्टेरॉइड का एक कंफर्म स्ट्रक्चर है हमारा, 4 रिंग्स होती है वहां पर अटैच। तो एस्ट्राडायल के स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एरोमेटिक रिंग होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ऑप्शन ए और बी वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग भी नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं है। बचे हमारे ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी और डी दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन सी में एरोमेटिक रिंग नहीं है और डी में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then second last question, production of which of the following is a characteristic feature of staphylococcal food poisoning? जब स्टेफाइलोकोकल की फूड पॉइजनिंग होती है तो कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है वहां पर? न्यूरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो स्टेफाइलोकोकल जो है हमारा वो हमारा रिलीज करता है एंटेरोटॉक्सिन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, विद इन आवर्स वोमिटिंग शुरू हो जाती है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिरुडिन। हिरुडिन के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए इट कोएगुलेट्स ब्लड, इट एक्ट एज अ हेपेरिन सब्स्टिट्यूट एंड इनहिबिट द थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा एंड ऑप्शन डी इज एन एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। कि सबसे पहले हम जो गलत है वहां से पहले रिमूव करते हैं। इट इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, लीच सलाइवा में प्रेजेंट होता है ये, तो ये तो नहीं आएगा। हिरुडिन जो है हमारा वो एंटी कोएगुलेंट होता है, तो कोएगुलेट्स ब्लड ये उसकी कैटेगरी नहीं आएगी, नहीं उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा। बचे हमारे दो बी एंड डी, वहां पर अपोज दिया गया है। देखो हिपेरिन का सब्स्टिट्यूट कहा गया है बी में और डी में उस हिपेरिन का एंटीडोट बोला गया है। तो हिपेरिन का एंटीडोट हमें पता है प्रोटामाइन सल्फेट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। So option B is the correct. It acts as the heparin substituent and inhibit the thrombin. ये उसका एक्सप्लेनेशन है। फ्रॉम रिच सलाइवा ऑब्टेन होता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है और नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डे के सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू।